हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना शायद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले अगर हम ये कहें कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, यह इस वीडियो के अंदर हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। यानी कि ध्यान रखना है कि संकरण जो है वो हमारे हर एक जगह पर जहां जहां हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां हमें हर एक पॉइंट, हर एक यौगिक के लिए संकरण बताना जरूरी होगा। और अगर हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो इनऑर्गेनिक का 10% हिस्सा तो क्लियर हो गया। यानी कि हर जगह हमारे संकरण जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन से मिल ही जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं इस टॉपिक में ये क्लियर कर दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम बिना किसी चुटकियों के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी लंबी डेरिवेशन के थ्रू चुटकियों में संकरण निकाल सकते हैं। तो वो हम संकरण को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो संकरण को स्टार्ट करने के लिए हम यहां कह सकते हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। देखना बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में या संकरण के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम है पोलिंग। ये एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले संकरण के बारे में बताया। मैं संकरण के कुछ नियम बहुत लंबे चौड़े हैं, उसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये क्या है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि संकरण में हमेशा किसी भी तत्व के सिर्फ और सिर्फ कक्षक भाग लेते हैं, ना तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना ही उसके कोई कक्ष यानी कि जो ऑर्बिट होते हैं वो भाग लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ कक्षक भाग लेते हैं। कक्ष या तो अर्धपूरित हो सकते हैं, पूर्णपूरित हो सकते हैं और रिक्त यानी खाली कक्षक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान ये रखना है कि हम जिस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे वहां कक्षक ही इस संकरण में भाग लेते हैं, वहां कक्षक ही काम में लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में इसमें ध्यान रखना है कि संकरण में सिर्फ और सिर्फ कक्षक भाग लेते हैं, चाहे वो खाली हो सकते हैं, भरे हुए हो सकते हैं यानी पूरे भरे हुए हो सकते हैं, चाहे आधे भरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो अवधारणा शुरू में बताई थी वो पोलिंग ने बताई थी। अब यहाँ पर संकरण का क्या है वो हम देख लेते हैं। देखना, जब किसी नॉर्मल कंपाउंड के लिए या नॉर्मल यौगिकों के लिए अगर हम संकरण निकालें तो वो कैसे निकाल सकते हैं। शुरू के अंदर अगर हम कहें जैसे कि हमने संकरण के प्रकार क्या होते हैं, जैसे संकरण हम कहते हैं संकरण है क्या। संकरण में ध्यान रखना, हमने कहा जैसे कोई कक्षक है और एक कोई दूसरा कक्षक है, ये दोनों कक्षक और कक्षक आपस में मिलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, इन कक्षकों की जो अगर ऊर्जा है, यहां इनकी मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा यहां समान भी हो सकती है या लगभग समान हो सकती है। बच्चों ध्यान देना इस पॉइंट पर, ऊर्जा या तो इनकी समान होगी या लगभग समान होगी। और इनकी आकृति की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो आकृति है वो भी या तो समान होगी या लगभग समान होगी, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं और इसके बेसिस पर हम कह देंगे कि यहां संकरण की परिभाषा क्या निकलेगी। ओके, चलो देखते हैं। समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले, चाहे लगभग समान कह सकते हैं, ठीक है। तो लगभग समान आकृति व ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं, ये दोनों कक्षक जब परस्पर मिलेंगे तो मिलने के दौरान इसमें यहां कुछ नए कक्षक बनते हैं, ठीक है। नए कक्षक बनेंगे और उन नए कक्षकों में जो भी होंगे उन कक्षकों की ऊर्जा व आकृति क्या होगी, पूर्णतः समान होगी। पूर्णतः समान का मतलब, अब जो पहले हम कह रहे थे लगभग समान थी, अब लगभग समान ना होकर पूरी तरह से समान होगी। और इसी वजह से ये जो कक्षक कहलाते हैं, इन कक्षकों को हम बोलते हैं, हमारे यहां कहलाते हैं, ये है संकरित कक्षक।
संकरित कक्षक। ठीक है, और इस संकरित कक्षक बनने की जो घटना है इन कक्षकों से इन कक्षकों की, यानी नॉर्मल कक्षकों से संकरित कक्षक की जो बनने की घटना है हम उसको बोलते हैं संकरण। ये एक प्रक्रिया है। चलो मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक घर है, ठीक है, इसमें कोई दो पर्सन गए, एक की हाइट ज्यादा है और एक की हाइट कम है। ठीक है, हंसी मजाक से है। अगर हमने जब इन दोनों को इसके अंदर भेजा, जैसे हमने कहा इसकी हाइट 5 फीट मान लेते हैं और इसकी 8 फीट है, या इसकी मान लेते हैं 10 फीट है। जब इन दोनों को इस घर के अंदर से भेजा तो ये अंदर न जाने क्या जादू हुआ, जब ये दोनों बाहर निकले तो इन दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। दोनों की हाइट सेम थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ? तो शायद हो सकता है कि इस घर के अंदर कुछ न कुछ चमत्कार हुआ होगा, तो इसी वजह से। तो इसका मतलब यहां जो पहले इनके कैरेक्टर थे जो लगभग असमान थे वो सारे के सारे समान हो गए। ठीक है, तो इन यहां पर ये जो दोनों बने हैं, अगर हम ये कहें कि मैं इसको कक्षक बना दूं और इसका नाम भी कक्षक है, तो इन कक्षकों की जो क्या हो गई? ऊर्जा वो समान होगी। सब कुछ नेचर यानी कि एज इट इज, मैं एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं आकृति की बात करूं, चाहे इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, जो कुछ भी है वो सब समान हो जाते हैं। तो उस घटना को हम कहते हैं संकरण। हमने एक इसके अंदर से पास करा है। तो संकरण से क्या उद्देश्य निकल रहा है? संकरण का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो कोई कक्षक अगर भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले हैं, चाहे उनकी एनर्जी कैसी भी हो, उनकी एनर्जी जब वो आपस में मिलते हैं तब उनकी एनर्जी मिलने के बाद इक्वल हो जाती है, तो वो कक्षक कहलाते हैं संकरित कक्षक। और इस घटना को हम संकरण कहते हैं। तो परिभाषा हमारी ये चुटकियों में तैयार है कि लगभग समान ऊर्जा व समान आकृति वाले कक्षक परस्पर संयुक्त होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा व आकृति समान होती है। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है और ये घटना संकरण कहलाती है। ओके, चलो हम इसकी डेफिनेशन को लिख ही लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। लगभग समान ऊर्जा व आकृति वाले कक्षक परस्पर संयुक्त होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। संकरित कक्षक कहलाते हैं और यह परिघटना संकरण कहलाती है। संकरण कहलाती है ये रे। ठीक है, तो देखना वापस वही है, समान ऊर्जा और समान आकृति वाले जो कक्षक है वो परस्पर संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़कर अपनी ऊर्जा को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी की ऊर्जा ज्यादा है, एक की कम है, तो वो अपनी ऊर्जा उसको दे देंगे। अगर किसी की आकृति थोड़ी बहुत उटपटांग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ वो अपनी आकृति को भी सुधार लेते हैं। तो यहाँ अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में, यहां बात ध्यान रखना है, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में वो निकलते हैं।
तो समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ध्यान ये रखना है, अगर संकरण में लगभग 10 कक्षक भाग ले रहे हैं तो नए कक्षक भी 10 नए कक्षक बनेंगे। ठीक है, कभी कोई कक्षक ये नहीं होगा कि उसके अंदर वो उस कक्षक का वजूद ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये घटना हमारी कहलाती, ये कक्षक तो होते हैं संकरित कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये घटना संकरण कहलाई। अब पोलिंग ने संकरण को किस प्रकार से ज्ञात करने के लिए बताया। ठीक है, तो यह संकरण हम ज्ञात करें कैसे। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट कर लेना। अब देखना, संकरण जो है वो 6 प्रकार का होता है। अगर हम यह कहें संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार वो है हमारे 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? हमारा पहला होता है sp संकरण, दूसरा हमारा होता है sp2 संकरण, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d भी कह सकते हैं या dsp3 भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 है हमारा sp3d2 या d2sp3, और नंबर 6 हमारा हो जाता है sp3d3 या d3sp3। ये 6 टाइप का संकरण होता है। अब यहाँ क्या पता चल रहा है हमें इसमें से कि प्रत्येक के अंदर एक s कक्षक तो हमेशा संकरण में भाग लेता है, एक s कक्षक तो भाग लेगा ही लेगा। उसके अलावा यदि एक p कक्षक भाग लेता है तो उसको हम कहते हैं sp संकरण। ठीक है, मैं लिखा देता हूं। जैसे अगर हम यहां कहें कि हमारे सामने है कि इसके अंदर क्या एक तो s कक्षक और एक p कक्षक, वो क्या होते हैं जब संकरण में भाग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं sp संकरण। इसके अंदर जब एक s कक्षक और 2 p कक्षक जब संकरण में भाग लेंगे तब हम उसको कह देंगे sp2 संकरण। तीसरा एक s कक्षक और 3 p कक्षक, एक s कक्षक प्लस p3, 3 p कक्षक और एक d कक्षक। ठीक है, एक d कक्षक। ध्यान देना बच्चों, यहां पर अपने आप पता चल जाएगा कि संकरण क्या है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि संकरण में भाग कौन से कक्षक ले रहे हैं, अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे कि संकरण कौन सा होगा। उसके बाद इसमें एक तो s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 होते हैं हमारे पास d कक्षक, और इसमें एक s, 3 p और 3 d कक्षक। ठीक है, ये अब इसमें एक जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगर मैं इन सभी की टोटलिंग करूं, टोटल, ठीक है, कि कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर संकरण को ज्ञात किया जाएगा। देखना, इन दोनों की टोटलिंग 1s और 1p कितने हो गए? 2। 1s 2p कितने हो गए? 3। 1s 3 यानी 1 और 3 4, 1 3 और 1 3 4 5, ये हो गए 5। इसमें 1 3 4 2 6 और यहाँ 1 3 और 3 ये 7। इसकी टोटलिंग काम की। ठीक है, इनमें टोटलिंग काम की है, तो इस टोटलिंग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, इस टोटलिंग को नोट डाउन कर लेना। इस प्रकार से ये टोटलिंग अभी मैं बताऊंगा कि हमारे को संकरण निकालने के अंदर ये टोटलिंग किस प्रकार से हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है। संकरण sp संकरण यानी एक s कक्षक एक p कक्षक, p sp2 एक s 2 p, sp3 एक s 3 p, sp3d एक s p के 3 d के एक कक्षक, s का एक p के 3 d के 2 कक्षक, s का एक p के 3 d के 3 कक्षक। इस प्रकार से टोटल संकरण 6 प्रकार का होता है। इससे ज्यादा संकरण नहीं होता है। तो ये संकरण, अब इसकी टोटलिंग ध्यान रखना, एक नहीं आता है, याद करने का मैं बता देता हूं। इसमें एक नहीं आता है, तो 2 से लेके 7 तक, 2 3 4 5 6 7 संकरण sp से लेके sp3 d3 तक। तो ये हमारे संकरण के बारे में हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि संकरण को निकालेंगे कैसे। देखना, संकरण को निकालने के 3 मेथड, संकरण को ज्ञात करने के लिए 3 मेथड। मैं तीनों मेथड के बारे में बताता हूं, जो हमें अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड होता है कि जिससे संकरण एक्यूरेट से निकलता है, वो कौन सा है? जैसे अगर हम ये कहें कि संकरण ज्ञात करने का तरीका, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कार्बन की बात करें तो CH4 उसमें मेथेन का लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं हमारे CH4 का। क्वेश्चन ये है कि CH4 यानी मेथेन के अंदर संकरण क्या है। ठीक है, तो मेथेन के अंदर जो संकरण है वो कैसे निकाला जाएगा, सुनना। कि जैसे पहले कार्बन जो है, कार्बन हम कह सकते हैं कार्बन, ये क्या होता है, आद्य अवस्था के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम कहें कार्बन का, तो कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, हमारा आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है वो हमारा काम आएगा। तो यहां पर 2s और ये 2p। ठीक है, तो यहां पर 2s और 2p। तो यहां हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर लिखें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन 1 2 1 और ये 2। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 2s2 2p2 था, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए। लेकिन जब कार्बन उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में, तो उस स्थिति में कार्बन, ये जो कार्बन है उसका यानी कि 2s और 2p है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले के अंदर चला जाता है। तो यहां पर क्या बचेगा, 1 2 3 और 4, यहां पर चारों इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है, अब बात ध्यान ही रखनी है कि जब ये कार्बन के अंदर जितने भी सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में काम आते हैं। अगर किसी के साथ बंध बनाना है तो परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ये बंध बनाएगा। अभी देखना, इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां 2 है, तो ये ज्यादा बंध बनाने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, आगे वाले ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आगे वाले कक्षक में जब स्थानांतरित किया तो अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब इसका मतलब कार्बन 4 बंध बना सकता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। अब इसको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु, जो 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हम कह सकते हैं चारों हाइड्रोजन परमाणु कैसे होते हैं, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, वो ऐसा, और एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ये सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अतिव्यापन होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये S और ये S कक्षक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s1, तो उसका S कक्षक होता है, और एक इसका S कक्षक, दोनों S के बीच अतिव्यापन होता है, तो sp अतिव्यापन, जिससे बंध बनता है सिग्मा बंध। ठीक है, कि अतिव्यापन वाला टॉपिक ही पूरा अलग है, फिर भी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पर S और यहाँ एक S और एक P कक्षक, दोनों के बीच में भी अतिव्यापन होता है, तो sp अतिव्यापन, जिसमें से भी क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो यहाँ पर ये सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बंध बने। ठीक है, तो ये संकरण कौन सा हुआ। अब देखना, इस संकरण के अंदर अब यहाँ पर हुआ क्या कि संकरण कैसे होगा, संकरण यानी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, S कक्षक का, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, P कक्षक की, तो 3 P कक्षक, तो एक S कक्षक और एक 3 P कक्षक आपस में जब मिल जाते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण होता है। और यहां पर जब sp3 संकरण होता है तो इसकी आकृति कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय इसकी आकृति होती है, यानी टेट्रागोनल।
इसके अलावा इसका जो बंद कोण होता है वो बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसका बंद कोण होता है। बस हमें इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए, संकर्ण, आकृति और बंद कोण। ठीक है, आकृति कैसी बनेगी इसकी? इसकी आकृति का नाम बने, ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो यहाँ इसकी आकृति कुछ ऐसी बनेगी। इसको बोलते हैं चतुष्फल की आकृति, टेट्रागोनल शेप। मतलब हम कहें कि अगर ये ऐसा है और एक हाइड्रोजन जस्ट ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उसके ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो इस आकृति को बोलते हैं चतुष्फल की आकृति। तो एक संकरण तरीका ये है ज्ञात करने का। ठीक है, तो हम नॉर्मल तरीका, तो जो प्रोसीजर है कि वास्तव में अगर संकरण ज्ञात किया जाता है तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी आकृति और बंद कोण। अब मैं प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक जो संकरण है उसके बारे में बता देता हूं कि उसमें कितने, उसकी आकृति क्या होगी और उसका बंद कोण क्या होगा, जो पोलिंग ने बताया था। तो पोलिंग ने खूब सारे एलिमेंट्स या तत्वों या यौगिकों के ऊपर प्रयोग किया और उसका संकरण पता किया, और संकरण पता करने के बाद उसने कुछ इस प्रकार से बनाया। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। ध्यान ये रखना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने बंध बनेंगे। तो अगर जिसको जितना बंध बनाने से हाइड्रोजन, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 4 बंध बनाने हैं, यानी 4 हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो कार्बन को अपनी अवस्था चेंज करनी पड़ेगी, उत्तेजित अवस्था में जाना पड़ेगा, तब जाके इसके इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद अगर संकरण देखें तो संकरण पोलिंग ने कैसे बताया था, तो हम यहां लिख देते हैं पोलिंग के अनुसार, पोलिंग के अनुसार। देखना पोलिंग के अनुसार क्या है, संकरण देखें। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि ये है संकरण, ठीक है, यहां पर इसकी आकृति लिख देते हैं, क्या आकृति हो सकती है, और इसमें इनका बंद कोण देख लेते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, और इसके इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि हमें याद रहेंगे इसके उदाहरण। और इस साइड में लिख देता हूं मैं क्रम संख्या। ठीक है, ये अगर देखना हमारे पास संकरण कौन कौन से हो सकते हैं। संकरण हमने बताया थे कितने टाइप के हैं संकरण, हमारे 6 प्रकार के। तो पहला संकरण कौन सा है, sp संकरण, फिर sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 संकरण। ठीक है, ये हमारे जो नंबर्स हैं वो है ये 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के संकरण। ध्यान रखना एक एस और एक पी कक्षक, इसकी आकृति हमेशा होगी रेखीय। ये मैं नहीं बता रहा, पोलिंग ने बताया था, ध्यान रखना। एसपी संकरण, इसकी जो आकृति होगी वो होगी त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। त्रिभुजीय भी कह सकते हैं और त्रिकोणीय भी कह सकते हैं। इसमें आकृति जस्ट अभी ने देखी थी, कौन सी थी, चतुष्फलकीय आकृति थी। इसकी जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये इसकी आकृति होती है, या हम इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय भी कह सकते हैं। ओके, यहां पर इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, या हम इसकी आकृति को एक और नाम दिया जाता है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, कंफ्यूज ना हो, अष्टफलकीय भी कह सकते हैं और यहां वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कह सकते हैं। और यहां इसमें आकृति हो जाएगी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ये इसकी आकृति हो जाएगी। तो यहां ध्यान यही रखना है हमें कि इनकी आकृति कौन कौन सी है। अब जिसमें इनके अंदर जो बंद कोण है, इनकी अगर आकृति रेखीय होती है यानी ऐसी होती है तो बंद कोण सीधी सी बात है कितना निकलेगा, यहां जब बंद कोण निकलेगा तो यहां से यहां तक का निकलता है 180 डिग्री। अगर त्रिभुजीय त्रिकोणीय है ऐसा, तो इसका बंद कोण यहां से यहां तक का कितना निकलेगा, वो होता है 120 डिग्री। चतुष्फलकीय अगर होता है ऐसा कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर जो बंद कोण निकलता है वो 109 डिग्री 28 मिनट निकलता है।
त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय वो होता है कुछ इस प्रकार से, त्रिभुजीय, एक उसके ऊपर पिरामिड एक नीचे, तो यहाँ त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। तो इसमें बंद कोण दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो बंद कोण 120 डिग्री होता है क्योंकि त्रिभुजीय आकृति मिल रही थी, और दो पिरामिड मिल रहे हैं इसलिए इसका बंद कोण 90 डिग्री भी होता है। ठीक है ये। और एक अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वर्गाकार और एक द्विपिरामिडीय कुछ इस प्रकार से बनती है ये। तो इसकी आकृति को हम यहाँ कहते हैं अष्टफलकीय, और इसका बंद कोण हमेशा और हमेशा 90 डिग्री रहेगा सभी के अंदर। और यहाँ पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी पंचकोण ऐसे बन जाते हैं, ये हमारे पंचकोण बन गए। और इसके बाद ये एक और ये दो, दो पिरामिड बन जाते हैं, तो 120 डिग्री भी होता है और एक 90 डिग्री भी होता है। तो दोनों बॉन्ड एंगल कुछ इस प्रकार से होंगे। तो ये इनके बीच में ध्यान रखना है, बंद कोण का मान ये होगा और आकृति इनकी ये होगी। ओके, अब इसके कुछ उदाहरण, जैसा अगर मैं बताऊं कि हमारे सामने उदाहरण है इसका CO2, देख लेना। CO2 के अंदर संकरण sp संकरण होगा। इसके अंदर अगर हम कहें BF3 संकरण, इसके अंदर sp2 होगा त्रिभुजीय। इसके अंदर अभी जैसे हमने देखा CH4, ये sp3 और D संकरण, ये होगा हमारे PCl5 के अंदर sp3D संकरण। sp3D2 संकरण होगा हमारे SF6 के अंदर, और sp3D संकरण होगा IF7 के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल्स, ये और ये, इनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम अच्छी तरह से और क्लियर कर लेते हैं। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है संकरण, जो कि पोलिंग की बेसिस पर था। पोलिंग ने यहां एक टेबल बनाई, सभी संकरण लिखे, उनकी आकृति लिखी, बंद कोण लिख के उसके एग्जाम्पल। बट यहां एक छोटी सी बात ये देखी होगी आपने कि जितने भी सारे इसने यौगिकों के संकरण निकाले हैं उनमें किसी के भी पास एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसमें कार्बन के पास, बोरॉन, कार्बन, इसमें इनमें किसी के भी पास एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो ये पोलिंग की एक अनसक्सेसफुल स्टोरी कह सकते हैं। जब पोलिंग ने काम अच्छा किया, संकरण बहुत अच्छा निकाला, ठीक है, आज भी हम उसी संकरण को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, हमने कहता ना किसी में अगर कोई कमी रह जाती है तो कोई नया नेक्स्ट रूल आ जाता है। तो हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट रूल आया था, वो था वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, जो गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दी थी। उसने ये बताया था कि पोलिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि बताना आप, अगर हम ये कहें कि X, चलो इसको हटा देते हैं, हम क्वेश्चन ये पूछ लिया कि PCl3, यानी पोलिंग से क्वेश्चन पूछा कि बताना PCl3 के अंदर संकरण क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी। तो उसने उसके बारे में बताना कहा कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि sp, यानी कि इसके अंदर जो संकरण है PCl5 के अंदर, वो संकरण sp3D है। अब इसके अंदर संकरण इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि इसके अंदर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है। उससे पूछा गया चलो बताना SF4 में संकरण क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी, उसके बारे में वो नील बटे सन्नाटा। ठीक है, उसने चुप्पी साध ली कि नहीं, अब हम बता ही नहीं सकते। और उससे पूछा गया चलो बताना XeF2, इसके अंदर संकरण क्या होगा, तो उसने इसमें भी बताया। तो ये उसकी क्या थी, उसकी मिस अंडरस्टैंडिंग थी, या कुछ कह सकते हैं कि उसके जो पोलिंग ने संकरण की अवधारणा दी उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट रहा कि वो लोन पेयर वाले, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले किसी भी यौगिक के बारे में संकरण का सही अंदाजा वो नहीं लगा पाया। तो इसके बाद एक वेस्पर थ्योरी आई, उसके अकॉर्डिंग एक नए संकरण का दौर शुरू हुआ और नए नए यौगिकों के अंदर नए नए संकरण के प्रकार देखे गए। मतलब संकरण तो वही थे, लेकिन संकरण निकालने का तरीका अलग अलग हुआ। तो एक
मेथड हमारे पास जो हमने विशिष्ट भी देखा था कि कार्बन आद्यावस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, उसके आधार पर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट को सुनना कि पोलिंग ने ये बताया कि जिनके भी पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है उनके लिए संकरण हम पोलिंग के आधार पर निकाल सकते हैं, लेकिन जिस किसी के भी पास अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक भी आ गया वहां हम पोलिंग के बेसिस पर संकरण नहीं निकाल सकते, उनके बेसिस पर हम उसकी आकृति को नहीं बता सकते। तो इसीलिए बच्चों ध्यान ये रखना है, अगर हमें संकरण निकालना है पोलिंग के बेसिस पर तो पहले ध्यान रखना उसके पास किसी भी प्रकार का कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो तो निकाल सकते हैं, अगर है तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं जनरल हाइब्रिडाइजेशन, सामान्य संकरण। अब नेक्स्ट हम दूसरा संकरण देखते हैं कि क्या है। तो हमारे पास दूसरा मेथड है संकरण को ज्ञात करने का, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड विधि हमारी कौन सी है ये। तो इसमें संकरण ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका हम इसको कह सकते हैं, ये हमारी ट्रिक भी कैसे यूज ले सकते हैं। संकरण अगर निकालना है तो उसमें ध्यान ये रखना है कि एक तो सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, बस ये हमारे पास संकरण को ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है संकरण को ज्ञात करने का। इसमें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हमारे जो संयोजकता बंध सिद्धांत यानी पोलिंग का जो सिद्धांत था उसके आधार पर जो हमारी कमी रह गई थी वो हम इस ट्रिक के माध्यम से यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने CH4 का निकाले, ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक मैं बात बताता हूं, जब तक हमें किसी तत्व की संयोजकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये वाला जो ट्रिक है ये भी हम काम में नहीं ले सकते। यानी संकरण निकालना भूल जाना कि अगर हमें किसी तत्व की संयोजकता के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं सिंपल सा थोड़ा सा हिंट देता हूं कि हमारे पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर संकरण पूछा जाता है इन्हीं पी ब्लॉक के तत्वों में से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि इसकी संयोजकता होती है 3, इसकी 4, इसकी 5, 6, 7, 8। संयोजकता बता रहा हूं, ठीक है, ये होती है संयोजकता। यहां पर ये जो है संयोजकता है, यहां से यहां तक तो संयोजकता शब्द यूज किया जाता है, जबकि इसके आगे हम टर्म यूज करते हैं वर्ग संयोजकता, स्क्वायर वैलेंसी, वर्ग संयोजकता। ठीक है, कैसे? अब यहां पर 5 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन 5 बंध बना सकता है। नाइट्रोजन का मतलब पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पूरी फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़कर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, ये आगे वाली घटना है, हम उसको नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, इस पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, इसके नीचे जो भी तत्व आते हैं वो सारे तत्व, इनकी संयोजकता यही होती है, मतलब ये इतने बंध बना सकते हैं। वर्ग 13 के जो तत्व है बोरोन फैमिली वो 3 बंध बना सकते हैं, कार्बन फैमिली 4 बंध बना सकती है, नाइट्रोजन फैमिली 5 बंध बना सकती है, ऑक्सीजन फैमिली 6 बंध बना सकती है, फ्लोरीन फैमिली 7 बंध बना सकती है, और नियोन फैमिली यानी हीलियम जो इसके ऊपर की तरफ आ रहा है, हीलियम फैमिली, वो पूरी तरह से उत्कृष्ट गैस विन्यास है, वो 8 बंध बना सकता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बंध बना पाएगा। ओके, तो अगर हम यहां पर कहें कि कौन कितने बंध बना रहा है, तो देखना संकरण अगर हम देख रहे थे हमारे पास में कौन सा था, CH4, तो इसमें कार्बन कितने बंध बना पाता है, 4 बंध हमें पता है, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, तो यहां इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, 4, तो 4 1 2 ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बंध है। तो 4 सिग्मा बंध, क्या इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता ही 4 होती तो एकाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे ही नहीं, तो यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 0, तो टोटल कितना हो गया 4,
मैंने कहा था उस काउंटिंग को याद रखना, जहां 4 आ रहा है इसका मतलब एक तो S होगा ही होगा और बचे कितने 3 P का अक्षर, तो संकरण हमारा हो जाता है sp3। बस इजी है, ठीक है। जैसे हमसे पूछ लिया कि बताना कि SiCl4 इसके अंदर संकरण क्या होगा, तो हमें पता है कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के जस्ट नीचे आ रहा है 4 सिग्मा बंध बना रहा है, ठीक है 4 सिग्मा बंध। एकाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं है क्योंकि कार्बन के पास भी नहीं है, तो यहाँ पर 0, इसमें भी संकरण कौन सा हो जाएगा sp3, ठीक है। ये बात तो पोलिंग भी बता रहा था, ठीक है। तो इस चीज में नहीं क्या है, इसमें नहीं ये देखना, जैसे हमने इसको मिटाया तो ये सीधा सा तरीका है, सिर्फ ट्रिक का यूज करके चुटकी में निकाल देंगे। इससे पहले जो हमने मेथड देखा था वो कार्बन की आद्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़ना, ये सब बेकार है। अगर हमें कंपटीशन एग्जाम में अगर देखा जाता तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर। तो अगर हमें ये ट्रिक अच्छी तरह से याद है तो हम 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहली बात ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी बात वो नंबर याद होने चाहिए जो मैंने लिखाए थे 2 3 4 5 6 7 वो। अब जैसे अगर हम ये कहें कि NH3, ठीक है, अगर हमें पता है नाइट्रोजन की संयोजकता अभी जस्ट मैंने बताई थी कितने होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 कहीं भी लगा तो हमें कोई जरूरी नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए इसके साथ 1 2 3, और ये क्या बच गया हमारे पास, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। अब ये फॉर्मूला लगाएं कि इसमें सिग्मा बंध कितने 1 2 और 3 सिग्मा बंध है, तो 3 सिग्मा बंध के लिए यहाँ 3, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है 1, ये युग्म है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक युग्म की बात कर रहा हूँ। देखना इलेक्ट्रॉन युग्म लिखा है तो यहाँ 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, इसमें संकरण कौन सा हो जाता है sp3 संकरण, ओके, ये sp3 संकरण हो जाएगा। तो यहां पर हम इस ट्रिक के माध्यम से, जहां पोलिंग ने बता दिया था कि नहीं, पोलिंग से पूछा गया था NH3 का संकरण क्या होगा, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का। ऐसे ही अगर हम जैसे ये कहें, कुछ सोल्व और कर लेते हैं कि हमारे पास PCl3 व PCl5 दोनों में संकरण क्या होगा। हमें पता है फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ Cl 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 और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा। और फास्फोरस में 1 2 3 4 5, ये Cl 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 Cl, तो इसके अंदर 5 सिग्मा बंध, और इसमें सिग्मा बंध कितने 3, तो सिग्मा बंध और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 4, इसमें 5 सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नील बट्टे सन्नाटा, यानी 5, और यहाँ पर 4 अगर जहां आ जाता है वहां sp3 संकरण, 5 जहां आ जाता है, एक तो s होगा ही होगा, p के 3, टोटल कितने हो गए 4, बचा 1, तो वो कौन सा हो जाएगा d का। s के बाद p आएगा, p के बाद d आएगा, तो एक तो s होगा ही होगा सभी के अंदर। अगर काउंटिंग ज्यादा हो रही है, 3 से 4 से ज्यादा हो रही है, तो समझ लेना d भी आने वाला है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इससे हम खूब सारे तत्वों के निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहां कहें कि हमने निकाला ClF3, इसका निकालना है, तो Cl हमें पता फ्लोरीन फैमिली में आ रहा है, फ्लोरीन के अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ फ्लोरीन कितने लगे हुए हैं 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में 1 ये है, तो सिग्मा बंध कितने हुए इसके अंदर 3, तो सिग्मा बंध, और 2 कितने हुए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने हुए 5, 5 के लिए क्या जाता है sp3d संकरण, ठीक है, यहाँ sp3d संकरण। ध्यान रखना बच्चों, अभी तक मैं इसकी आकृति के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी आकृति डिस्टर्ब हो जाती है इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है। और अगर हम यूं कहें कि जैसे हमें बता दी SF4, इसकी आकृति क्या होगी, तो हमें पता है सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा बंध, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, टोटल 5 के लिए हमारा हो जाता है sp3d संकरण। तो ये संकरण निकाल सकते हैं,
ठीक है। और हम कैसे निकालें, जैसे अगर हम कह दें कि हमें निकाल दिया XeF2 XeF4, तो यहाँ पर Xe जीनोन जो है हमें पता है ये ग्रुप नंबर 18 यानी अक्रिय गैस के अंदर आता है, तो वहां संकरण इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हमें पता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, F कितने हैं 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 क्या हो गए हमारे पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए सिग्मा बंध कितने हमारे पास 2, तो सिग्मा बंध और पाइप और लोन पेयर कितने 1 2 3, ये 3 हमारे पास लोन पेयर, तो 3 2 5, संकरण हमारा क्या हो जाएगा sp3d, जो 5 आते हैं sp3d संकरण। उसी प्रकार से XeF4, तो XeF4 में अगर हम देखें तो XeF4 में क्या हो जाएगा, तो Xe बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो XeF4 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 और ये 4, बचे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने ये हमारे पास है 2, तो 4 तो हमारे पास सिग्मा बंध और 2 हमारे पास लोन पेयर, तो 4 + 2 = 6 नहीं एक S तो होगा ही होगा, P के 3 होंगे, कितने हो गए 4 और D2 2 6, तो sp3d2 संकरण इसके अंदर हो रहा है। तो ये हम संकरण यहाँ निकाल सकते हैं, ओके। बट यहाँ पर भी इसकी एक डिमेरिट्स, ड्रॉबैक, दोष, त्रुटि, कमी कुछ भी है, लेकिन इसमें एक कमी है, हम इसके द्वारा उन तत्वों उन यौगिकों का संकरण नहीं निकाल सकते जिनके ऊपर आवेश आ रहा है। जैसे अगर हमसे पूछ लिया बताना NH4+, इसमें संकरण क्या होगा, ठीक है, तो हाँ कभी कभी इसके अंदर संकरण सही निकल जाता है, कभी कभी इस ट्रिक से भी अगर संकरण निकल जाता है, क्योंकि हम कहते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, तब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 1 2 3 और 4, बच्चे इसको काउंट ही नहीं करते और कहते हैं 4 सिग्मा बंध इसलिए क्या हो जाता है sp3, तो सही है, लेकिन हम प्लस आवेश माइनस आवेश यानी आयनों के लिए अगर ये ट्रिक काम में ले तो गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसके लिए और कौन सा है, तो हमने कहा 3 मेथड है, पहला हमने आद्य अवस्था उत्तेजित अवस्था वाला निकाला था, दूसरा हमने ये लोन पेयर और सिग्मा बंध की संख्या के आधार पर निकाला, तीसरा हम जो निकालेंगे वो ये है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये है हमारे इसके लिए। तो संकरण में अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि बताना NH4+ में संकरण क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास संकरण का थर्ड जो मेथड है या थर्ड विधि है वो कौन सी है, देखना संकरण के लिए हमारे पास थर्ड मेथड है, फॉर्मूला है हमारे पास हाफ जो हो जाएगा इनटू, यहां पर यूं कह सकते हैं कि x + y ± CA, यूं भी लिख सकते हैं या यूं हाफ इंटू x + y - A प्लस केटायन, यानी हम यूं कह सकते हैं +A - C, ठीक है। यहां पर ये क्या है देखना, यहां पर ये x जो है x वो है आउटर मोस्ट बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या x, और यहां y क्या है, y है बंध युग्म की संख्या, या सिर्फ समझ में नहीं आया फिर भी हम ये कह सकते हैं सिग्मा बंध की संख्या, ठीक है, सिग्मा बंध की संख्या, बस इसका इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। ये A यहां पर क्या है, A यहां पर हो जाता है एनायन, एनायन का मतलब होता है ऋणायन, और C का मतलब क्या है केटायन, केटायन का मतलब धनायन। देखना अब इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं वो मैं समझा देता हूं। हमने जैसे NH4 निकाला, तो NH4 निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू x
बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोश किसका देखा जाएगा? केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं? जिसके साथ में दूसरे परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5, हमें पता है। उसके बाद यहां हम लिखते हैं प्लस, इसमें सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? जैसे अगर हम कहें नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में ये 1 2 3 4 H H H H, एक इलेक्ट्रॉन ये बच रहा है, ठीक है। तो 4 इसके अंदर क्या हो गए? सिग्मा बंध हो गए। ओके, 4 सिग्मा बंध। अब यहाँ पर प्लस माइनस सी का मतलब ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर चार्ज धनायन आ रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब केटायन आ रहा है। तो अगर केटायन आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, और उसके बाद जो भी आवेश अगर कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ 1/2, 5 और 4, 9 में से 1 जाएगा, कितने बचे? 8, इसका हम कट करेंगे तो बचेगा 4 यानी होता है हमारा sp3 संकरण, ये से निकाला जाता है। ओके, ये कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि हमें आवेश पर ज्यादा फोकस करना है। आवेश अगर धनावेश है तो यहाँ -1 लगा दो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो और आवेश की संख्या लिख दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम इसको आगे और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यूं कह दें कि हमारे पास PO4 3-, यहां पर इसमें संकरण क्या होगा? ठीक है, तो संकरण देखना क्या हो सकता है। हमें पता है 1/2 इंटू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हमें पता है नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन इधर 5 है तो इसमें फॉस्फोरस में भी 5 होंगी। उसके बाद प्लस कितने बंद हैं यहाँ पर देखना, सुनना। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। फॉस्फोरस जो है वो 5 बंद बनाता है, यहाँ 1 2 3 4 5 ये। तो अब ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ? 4। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए, ठीक है। और एक के ऊपर यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? -3। अब इसमें सिग्मा बंध अगर हमें वो काउंट करने हैं, जैसे ये सिग्मा बंध है, ये है, ये है, हाँ इसके अंदर भी एक सिग्मा है, एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन हम इसको नहीं जोड़ते। यहाँ पर हम यहाँ लिखें बंध युग्म की संख्या। बंध युग्म का मतलब हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर बंध युग्म का मतलब होता है एकल बंध की संख्या, ठीक है। यहाँ एकल बंध कितना है? 3। ये तो द्विबंध है, एकल बंधों की संख्या कितनी है? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकल बंधों की संख्या 3। अब यहाँ पर माइनस का चार्ज है तो यहाँ पर प्लस लगा दो। आवेश कितना है? 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। ये हमारा खत्म। 1/2 कितना हुआ? 5 3 8 3 11। अब ये कौन सा हुआ? 5 3 8 3 11। तो इसमें अब 11 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठ रहा, ठीक है। 11 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठ रहा, तो हम 11 कहते हैं भाई ये 5.5 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। तो हमारे पास 5 इसके बाह्यतम कोश में हुए, 4 यहाँ पर है, तो एकल बंधों की संख्या 1 2 3 हमारे पास ये हो गई। और यहाँ पर माइनस आवेश कितना हुआ? इसके पास 3 है तो हमने प्लस का 3 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान ये करेंगे, सुनना, कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या करता है? द्विबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ऑक्सीजन द्विबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ ऑक्सीजन द्विबंध बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ बनाता है, यहाँ, तो इसका मतलब हम इन सभी के लिए यहाँ सिग्मा बंध मानेंगे नहीं। तो यहाँ सिग्मा बंध कितना हो जाएगा? 0। सुनना बच्चों, ध्यान देना, ये पॉइंट अक्सर जो होते हैं वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह। यहाँ बंध युग्म की संख्या यानी एकल बंधों की संख्या, या एकल परमाणु वाले जो सिर्फ केवल एकल बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, जहां कहीं पर भी जाएगा द्विबंध बनाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन सभी की संख्या कितनी लिख रहा हूं? 0, ठीक है।
तो यहाँ पर उसकी संख्या 0, टोटल कितना हो जाएगा हमारे इसके ऊपर 5 3 8 और 8 का अगर हम करें 4 4 का हो जाता है sp3 संकरण। इसके अंदर संकरण होगा sp3। ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होते, मैं वापस समझा देता हूं। देखना, फास्फोरस के बायोटम कोष में 5, यहां मैं ऑक्सीजन की अगर संरचना बनाऊं तो ऑक्सीजन एक ऐसा परमाणु है जो हमेशा द्विबंध बनाता है। अगर एकल बंध कहीं बना रहा है तो उसके ऊपर आवेश आएगा। तो जो भी द्विबंध बनाने वाले परमाणु होते हैं उनका हमें जिक्र ही नहीं करना है, हमें मानना है कि 0 है, तो हमने यह 0 मान लिया। और उसके बाद जितना आवेश है, अगर माइनस है तो यहां हमने प्लस लगा दिया, अगर प्लस होता तो माइनस लगा देते। 3 है तो 3 चार्ज को ऐसे कैसे उतार दिया, हमने लिखा था ना एनायन, एनायन का मतलब ऋणायन, ऋणायन है तो प्लस लगाएंगे, ये ऋणायन है तो हमने प्लस लगा दिया। और उसके बाद अगर पॉजिटिव था तो हमने क्या लगा दिया, जैसे केटायन, केटायन था तो सी था तो हमने माइनस लगा दिया। ये कुछ इस प्रकार से। ओके, तो हम ये संकरण कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलो एक दो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अपने क्या जा रहा है, कोई जीएसटी तो देना नहीं। ठीक है, चलो हम एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है SO4 2-, इसमें संकरण क्या होगा। तो संकरण जो होता है वो इसके बायोटम कोष में कितने हैं, 6 प्लस ऑक्सीजन हमें पता है द्विबंध बनाता है, तो ऑक्सीजन का नाम ही नहीं लेना, भूल जाओ, 0। ठीक है, चाहे 1 2 3 4 कोई भी है, उससे लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा माइनस का है तो यहाँ पर आवेश प्लस का लगा दो, 2 है तो 2 ऐसे कैसे उतार दो। तो यहाँ पर 1/2 और 6 2 8, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे 4, यानी कि sp3 संकरण यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये संकरण निकालने का तरीका हमने 3 मेथड देखे थे, तीनों में से संकरण निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमसे पूछ लिया कि हमसे बताना कि N या HSO4-, इसमें संकरण क्या होगा। ठीक है, संकरण क्या होगा देखना। तो सल्फर, यहां ऑक्सीजन, सल्फर के बायोटम कोष में कितने होते हैं, 6, 1 2 बंद बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन 1 2, और यहां पर ये एक हाइड्रोजन जो होता है, ये एक हाइड्रोजन बना लेते हैं और यहाँ एक ऑक्सीजन बना लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, द्विबंध बनाता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन इसके अंदर द्विबंध बनाएगा, चलो इसकी संरचना को छोड़कर हम ये बनाते हैं, जैसे 1/2 इंटू सल्फर के बायोटम कोष में 6, ऑक्सीजन को भूल जाओ, 0 कितना है नहीं पता। और उसके बाद हाइड्रोजन एकल बंध बनाता है तो हम बनाएंगे एकल बंध, ये बना रखा है तो इसमें 1 मान लेते हैं। और आवेश कितना आ रहा है इसके ऊपर, माइनस का 1, तो क्या लिख देंगे, प्लस का 1, तो 1/2 और 6 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4, ये sp3 संकरण। ठीक है, तो ये हम संकरण को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये संकरण को ज्ञात करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसे क्या रह सकती है, ये जब हम आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे VSEPR सिद्धांत, तो हम उसमें अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि उसकी आकृति संकरण के बेसिस पर कैसे कैसे हो सकती है। यदि उसके अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, थैंक यू।